ओके सो बच्चा पार्टी वी विल स्टार्ट विथ लाइफ इन डिफरेंट रीजन्स। आपका ज्योग्राफी का एक चैप्टर है और इसमें अपन देखेंगे कि कैसे अर्थ में अलग अलग रीजन्स हैं और अलग अलग रीजन के लैंडस्केप के हिसाब से, अलग अलग रीजन के क्लाइमेट के हिसाब से, अलग अलग रीजन के टेम्परेचर के हिसाब से लाइफ अलग अलग होता है। ठीक है, अभी जब हम इस लाइफ की बात करते हैं, व्हाट आर वी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लोरा, फौना एज वेल एज ह्यूमन लाइफ। ठीक है, ये तीनों की बात कर रहे हैं, मतलब पूरा एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ एज वेल एज ह्यूमन लाइफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एकदम कोल्ड रीजन्स में आप जाएंगे तो आपको इस तरीके के ट्रीज मिलेंगे, है ना। यू विल सी दीज टाइप ऑफ ट्रीज। वाई? बिकॉज यहाँ पे स्नोफॉल होता है और अगर ऐसा ट्री रहेगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, स्नो यहाँ पे ही रह जाएगा और पत्ते सड़ जाएंगे और पेड़ भी सड़ जाएगा। ठीक है, आप अगर बारिश वाले इलाकों में रहते हैं तो आपके घरों के ऊपर ऐसे स्लोप दिखेंगे आप, ठीक है, ताकि पानी जो है तो वो निकल जाए। अगर घर आप ऐसे बनाएंगे बारिश वाले रीजन में तो पानी तो ठहर जाए। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स। तो आप देखो कैसे चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं। जैसे अगर आप कोल्ड रीजन्स में रहते हैं तो आप ज्यादा करके जैकेट, स्वेटर्स, पुलोवर्स इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या मोटे कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर आप मॉडरेट क्लाइमेट में या हॉट रीजन्स में रहते हैं तो आप इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल आपका मुंबई में 4 महीने का you have basically summer season, rainy season. So you will see people using umbrellas, you will see people using waterproof jackets. ठीक है, you will see people using raincoats, ये सब यूज करेंगे, है ना। तो जैसा जैसा क्लाइमेट होता जाएगा वैसा वैसा लोगों का रहन सहन भी बदलेगा। ठीक है, तो कैसे लाइफ इम्पैक्ट होता है, कैसे लाइफ जो तो अलग अलग होता है इन डिफरेंट रीजन्स, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, पहले तो हम समझेंगे कि डिफरेंट रीजन्स होते क्या हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, क्लाइमेट, रेनफॉल, डिफरेंट या स्नोफॉल, प्रेसिपिटेशन। इनके सबके हिसाब से डिफरेंट रीजन्स होते क्या है और इन डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से लाइफ की अडेप्टेबिलिटी क्या होती है। व्हाट इज द अडेप्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, व्हाट इज द अडेप्टेबिलिटी ऑफ फ्लोरा, फौना और इवन ह्यूमन लाइफ इन दीज प्लेसेस। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब, सो द फिजिकल फीचर्स। तो हम क्या पढ़ेंगे भाई साहब? पहले द फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट ऑफ अ रीजन influence its flora and fauna and the lives of people living in that region। तो आपका फ्लोरा मतलब आपका हो गया प्लांट लाइफ, फ्लोरा मीन्स प्लांट लाइफ। ठीक है, fauna obviously means animal life and the people means human life। ठीक है, people here means human life। ओके, तो द फिजिकल फीचर्स, तो फिजिकल फीचर्स मतलब क्या होते हैं? व्हाट आर फिजिकल फीचर्स? फिजिकल फीचर्स मतलब आपका लैंडस्केप कैसा है। ठीक है, लैंडस्केप कैसा है मतलब अ, जैसे प्लेन एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, ठीक है, या फॉरेस्ट एरिया है, ऐसा। ठीक है, दिस इज बेसिकली लैंडस्केप। तो फिजिकल फीचर्स मतलब हो गया यहाँ पे रिवर्स है कि नहीं, या डेजर्ट एरिया है क्या। ठीक है, डेजर्ट एरिया है क्या, इस तरीके का। तो किस तरीके का फिजिकल फीचर्स है? तो फिजिकल फीचर्स हो गए आपके लैंडस्केप कैसा है, माउंटेनियस एरिया है, प्लेन एरिया है, डेजर्ट एरिया है जहां पे कुछ भी नहीं उगता, ठीक है, या फॉरेस्ट एरिया है। ये सब फिजिकल फीचर्स हैं। क्लाइमेट ऑफ अ रीजन, क्लाइमेट आपका ठंडा, गर्म, मॉडरेट, रेनफॉल, ये सब क्लाइमेट में आ जाते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस इट्स फ्लोरा एंड फौना, तो फ्लोरा एंड फौना पे इफेक्ट आता है, प्लस द लाइव्स ऑफ पीपल लिविंग इन दैट रीजन, लिविंग इन दैट रीजन। तो लाइव्स ऑफ पीपल, दिस नॉलेज हेल्प्स अस टू नो आवर सराउंडिंग्स बेटर एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी इन पीपल्स लाइफ। ये इससे हमको हमारे सराउंडिंग्स के बारे में अच्छे तरीके से पता चलता है। और डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब जम्मू एंड कश्मीर में रहता हुआ कोई इंसान, वो भाई साहब आपका वार्म क्लोथ्स पहनेगा, है ना, जैकेट वगैरह पहनेगा, ब्लैंकेट्स वगैरह पहनेगा, इस्तेमाल करेगा। ठीक है, और हमारे यहाँ पे मुंबई में रहता हुआ कोई इंसान ये सब नहीं पहनेगा, है ना। तो ये डाइवर्सिटी है लोगों की। खाने पे भी डाइवर्सिटी इसी की वजह से आ जाती है। वहां पे हम ऐसा कुछ खाना खाएंगे जिससे बॉडी गर्म रहे, है ना। यहाँ पे हम ऐसा कुछ खाना खाएंगे जिससे बॉडी ठंडी रहे। आप ऐसा बहुत गर्म वाली चीजें खाएंगे तो आप कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो पीपल के लाइफ भी चेंज होते हैं इस हिसाब से। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस हैव अडॉप्टेड टू लिव इन डिफरेंट रीजन्स ऑन द अर्थ। तो जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ठीक है, एज वेल एज ह्यूमंस, दे हैव अडॉप्टेड टू लिव इन डिफरेंट रीजन्स। अडेप्टेशन हुआ है। अडेप्टेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज अडेप्टेशन?
अडेप्टेशन मतलब हमने अडेप्ट कर लिया है अपने आप को, ठीक है, हमने अपने माहौल के साथ अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, ठीक है, इन डिफरेंट रीजन्स ऑन द अर्थ मेकिंग लाइफ। मुझे याद है कि मैं एक बहुत मतलब आई यूज टू आई हैव स्पेंड मोस्ट ऑफ माई लाइफ इन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ इंडिया, और नॉर्दर्न पार्ट्स में मतलब यूपी हो गया या उत्तराखंड हो गया, ठीक है, इन सब जगहों में मैं ज्यादा रहा हूँ। और नॉर्दर्न पार्ट्स में आपकी ठंडी बहुत चपक के पड़ती है, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे याद है मैं रेलवेज में मतलब स्टेशन में ही था, कोई टिकट निकाल रहा था, ये तो कुछ तो था, और एक आदमी ऐसे से कहाँ पर आता, ठीक है। तो ये बंदा जो है ये मुंबई से आया था ट्रेन से, बट ही हैड नो आइडिया दैट द विंटर्स कुड बी सिवियर इन नॉर्दर्न पार्ट्स। उसको लगा कि मुंबई में जैसे विंटर आता ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत विंटर आता है, और वो एकदम जनवरी के महीने में आया था, ठीक है। ट्रेन से जब उसने जो वो किसी काम से आया था, ट्रेन से जब उतरा तो ऐसे कांप रहा था, ठीक है। ही हैड नो आइडिया कि मतलब इतना नॉर्दर्न में इतना ठंडा भी हो सकता है, ठीक है। ही वाज शिवरिंग। फिर हम लोगों ने उसको हेल्प किया, किसने स्वेटर किसने जैकेट ऐसा दिया, फिर वो अपने होटल में जाकर उसने दे दिया वापस, ठीक है। बट यू नीड टू हैव अ आइडिया अबाउट थिंग्स। अगर आप इंडिया में कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे होंगे, तो आप आज की तारीख में तो मोबाइल पे देख सकते हैं क्या टेम्परेचर है, क्या रेनफॉल है, तो आप वैसे ही अपनी तैयारी लेकर चलेंगे, है ना। यू विल इफ यू आर मूविंग टू अ कोल्डर रीजन फॉर अ विजिट, सो यू विल कैरी जैकेट्स, पुलोवर्स, स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा टू कीप योरसेल्फ वार्म, ठीक है। ऐसे ही वैसा ऐसे नहीं चले जाएंगे आप वहां पे फिर अलग इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस हैव अडॉप्टेड टू लिव इन डिफरेंट रीजन्स ऑन द अर्थ, मेकिंग लाइफ इन ईच रीजन यूनिक। तो लाइफ जो है हर एक रीजन में अलग अलग है, यूनिक है अपने हिसाब से, ठीक है। ओके, as we learned in class 6, the earth is divided into three different heat zones based on how they receive sunlight. तो आपका कितना सनलाइट रिसीव होता है इसके हिसाब से अलग अलग हीट जोन्स हैं, ठीक है। तो एक आपका है फ्रिजिड जोन, एक आपका है टेम्परेट जोन, एक आपका है टॉरिड जोन, फिर से टॉरिड जोन, फिर टेम्परेट जोन, फिर फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो ये तीन जोन्स हैं आपके, ठीक है। दीज आर द थ्री जोन्स, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन एंड टॉरिड जोन। टॉरिड जोन में मैक्सिमम सनलाइट, अभी सन यहाँ पे, तो मैक्सिमम सनलाइट इस टॉरिड जोन में आता है जो इक्वेटर के आजू बाजू है। टेम्परेट जोन में स्लांटिंग सनलाइट आती है, देखो स्लांटिंग दिख रही है, और फ्रिजिड जोन में तो और भी स्लांटिंग आ जाती है। तो डायरेक्ट सनलाइट और स्लांटिंग सनलाइट किसमें ज्यादा असर होगा? डायरेक्ट में, ठीक है। इसीलिए ये वाला जो एरिया है अर्थ का, दिस इज ऑलवेज हाई इन टेम्परेचर्स, और अगर हाई इन टेम्परेचर्स होगा तो यहाँ पे इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, है ना। यहाँ पे जो नदी नाले समुद्र वगैरह ये ज्यादा सूखेंगे, इवेपोरेट करेंगे, इवेपोरेट करके क्लाउड्स बनाएंगे, क्लाउड्स बनाएंगे तो रेन भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो दिस इज अ टेम्परेचर ऑफ, दिस इज बेसिकली अ प्लेस ऑफ हाई टेम्परेचर्स एज वेल एज हाई रेनफॉल। यहाँ पे टेम्परेचर्स भी हाई है और रेनफॉल भी हाई है। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज नोन एज टॉरिड जोन। व्हाई? बिकॉज इट इज कंटिन्यूअसली रिसीविंग डायरेक्ट रेज ऑफ सनलाइट। अभी देखो ये सन है, इसके बाजू में ये अर्थ घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो हर समय आपके टॉरिड जोन में, द टॉरिड जोन इज ऑलवेज रिसीविंग डायरेक्ट सनलाइट, दिस टॉरिड जोन इज ऑलवेज रिसीविंग डायरेक्ट सनलाइट। Because of receiving direct sunlight, the temperatures are always higher, and since it is receiving direct sunlight, the evaporation is also higher. Evaporation from the lakes, rivers, streams, oceans, and seas is higher, because of which more clouds are formed, and since more clouds are formed, more rains also happen. ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होगा और रेनफॉल भी हाई होगा। इधर पे स्लांटिंग रेज आ रही है, तो इधर पे थोड़ा सा ठंडा या थोड़ा सा गर्मी ज्यादा नहीं होगी, गर्मी ज्यादा नहीं होगी, ठंडी ज्यादा होगी। और ये तो पूरा आइस जोन है, जैसे हम अंटार्कटिका की बात करते हैं, पूरा आइस जोन है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली फ्रिजिड जोन, यहाँ पे बहुत स्लांटिंग रेज ऑफ सनलाइट जा रहा है, ठीक है। तो हीट काफी कम है, इसीलिए बर्फ ज्यादा जम रही है, ठीक है। क्लियर है? ओके, सो इन क्लास 6 द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन्स। तो 3 हीट जोन्स हैं, ठीक है। व्हाट आर द 3 हीट जोन्स? द टॉरिड जोन, द टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन। तो व्हाट आर द 3 हीट जोन्स बच्चा बाड़ी? 3 हीट जोन्स क्या क्या है भाई साहब आपके? 3 हीट जोन्स, ये हो गया आपका टॉरिड जोन, द टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन, जितना आप इक्वेटर से दूर जाते रहेंगे उतना स्लांटिंग रेज ऑफ सनलाइट होगा। ये इक्वेटर है जो अर्थ को एग्जैक्टली 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। जितना आप इक्वेटर से दूर जाते रहेंगे उतना आपका फ्रिजिड जोन होता रहेगा।
The more you are getting far away from the equator, the more the temperatures will fall because of receiving slanting rays of sun. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो तीन हीट जोन्स हैं आपके अर्थ के, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. हाउ आर दीज जोन्स वर्किंग? जोन्स कैसे वर्क कर रहे हैं? हाउ आर दीज जोन्स वर्किंग? एज because of receiving sunlight. ठीक है, तो ये कैसा सनलाइट रिसीव कर रहे हैं उसके ऊपर से इन जोन्स का निर्माण है. ठीक है, बेस्ड ऑन हाउ दे रिसीव सनलाइट, किस तरह से ये सनलाइट रिसीव कर रहे हैं, वेदर दे आर रिसीविंग स्लांटिंग रेज और वेदर दे आर रिसीविंग डायरेक्ट. तो डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द टॉरिड जोन. टॉरिड जोन में आपका डायरेक्ट सनलाइट फॉल हो रहा है, रिजल्टिंग वेरी हाई टेम्परेचर्स. बहुत हाई टेम्परेचर्स भी है और बहुत हाई रेनफॉल भी है. एंगल्ड सनलाइट, एंगल मतलब ये एंगल बना रहा है, देखो, फॉल्स ऑन द टेम्परेट जोन लीडिंग टू अ मॉडरेट टेम्परेचर. मतलब ठीक ठाक है, ज्यादा हाई नहीं है टेम्परेचर. ठीक है, लीडिंग टू अ मॉडरेट टेम्परेचर्स. हाईली एंगल्ड सनलाइट फॉल्स ऑन द फ्रिजिड जोन. यहाँ पे हाईली एंगल्ड सनलाइट है, फॉल्स ऑन द फ्रिजिड जोन, मेकिंग इट द कोल्डेस्ट जोन. तो ये आपका कोल्डेस्ट जोन हो जाएगा. दिस विल बी द कोल्डेस्ट जोन. These heat zones are among the most important factors determining climate and influencing how people, plants and animals live in these regions. तो पहली बात तो अर्थ के पूरे सरफेस में टेम्परेचर्स आर नॉट द सेम, दे आर डिफरेंट, एंड दीज टेम्परेचर्स प्राइमरली डिपेंड अपॉन द अमाउंट और द एंगल इन विच दैट पर्टिकुलर रीजन रिसीव्स सनलाइट फ्रॉम सन. ठीक है, तो अगर डायरेक्ट सनलाइट है तो आप किस में आ रहे हैं? टॉरिड जोन में आ रहे हैं, विच इज नियर द इक्वेटर. इफ स्लांटिंग सनलाइट है, एंगल्ड सनलाइट है, तो टेम्परेट जोन है, और हाईली एंगल्ड सनलाइट है तो वो क्या हो जाएगा? आपका फ्रिजिड जोन हो जाएगा, वेरी कोल्ड टेम्परेचर. ठीक है, तो अगर हम इसको समराइज करते हैं तो आपका भाई साहब टॉरिड जोन, टॉरिड जोन कहां पे आता है? नियर द इक्वेटर. ठीक है, नियर द इक्वेटर. रिसीव्स क्या है भाई साहब? आपका डायरेक्ट सनलाइट, रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट. और इस डायरेक्ट सनलाइट की वजह से क्या हो रहा है भाई साहब? टेम्परेचर्स आर वेरी हाई, टेम्परेचर्स आर वेरी हाई. ये आपके भाई साहब हो गए हीट जोन्स. दीज आर बेसिकली द हीट जोन्स. ठीक है, ओके. फिर आता है आपका क्या? टेम्परेट जोन. देन वी हैव द टेम्परेट जोन. ठीक है, टेम्परेट जोन में, टेम्परेट जोन इज, ठीक है, लिटिल a little above the equator, a little above the equator. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई साहब? एंगल्ड सनलाइट आता है, एंगल्ड सनलाइट आता है, जिसके वजह से टेम्परेचर्स क्या है आपके? टेम्परेचर्स आर मॉडरेट, टेम्परेचर्स आर मॉडरेट. ये हो जाएंगे आपके मॉडरेट टेम्परेचर्स. ठीक है, क्लियर है? इसके बाद आता है आपका क्या? फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड जोन, ठीक है, वेरी फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड अराउंड द पोल्स. ये पोल्स के आजू बाजू में है ना. ठीक है, ओके. हाईली एंगल्ड सनलाइट, दिस इज रिसीविंग हाईली एंगल्ड सनलाइट, हाईली एंगल्ड सनलाइट. एंड यहां पे क्या हो जाएंगे? टेम्परेचर्स आर वेरी कोल्ड, टेम्परेचर्स आर वेरी कोल्ड. इसको लिख लीजिए भाई साहब, ये आपके तीन जोन्स हैं. हीट जोन्स ऑफ अर्थ, हीट जोन्स ऑफ अर्थ. और इसी हीट जोन की वजह से टेम्परेचर में डिफरेंस आते हैं, और इसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लोरा, फौना और ह्यूमन लाइफ में डिफरेंस आते हैं. ठीक है, तो इसी के वजह से आपके आते हैं टेम्परेचर डिफरेंसेस. टेम्परेचर में डिफरेंसेस आते हैं, और टेम्परेचर में डिफरेंस आते हैं तो आपका फ्लोरा, फौना एंड ह्यूमन लाइफ इंपैक्ट होता है. फ्लोरा, फौना एंड ह्यूमन लाइफ इंपैक्ट होता है. ठीक है, चलिए फटाफट से लिख लीजिए इसको भाई साहब.
जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। हो गया, आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, तो हीट जोन के हिसाब से आपके टेम्परेचर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, और इन टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से फ्लोरा फौना और ह्यूमन लाइफ में इंपैक्ट आता है। ठीक है, आपके अलग अलग फ्लोरा फौना और ह्यूमन लाइफ में इंपैक्ट आता है। ओके, so now the conditions of life vary in different regions within the heat zones. The distinctive features of each region impact the lives of people and create unique ecosystems. ठीक है, तो अलग अलग इकोसिस्टम्स हो जाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, आप अगर पोलर रीजन्स में जाते हैं तो व्हाट डू यू गेट, पूरा आइस रहता है भाई साहब। ठीक है, आइस के हिसाब से आपके क्या, कौन से आपको बड़े बड़े एनिमल्स मिलते हैं, पोलर बेयर्स मिलते हैं। ठीक है, यू विल गेट पेंगुइन्स। ठीक है, ऐसे ये सब आपके क्रीचर्स मिलते हैं, है ना। स्नो लेपर्ड्स, यू विल गेट स्नो लेपर्ड्स। अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर इनमें से पोलर बियर को या पेंगुइन को या स्नो लेपर्ड को लाकर अगर हमने प्लेन एरियाज में रख दिया या आपके टॉरिड जोन में रख दिया, तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि पोलर बियर्स का थिक कोट होता है, और अगर उसको हमने यहाँ पे आकर रखा तो मर जाएगा वो, पेंगुइन भी मर जाएगा। ठीक है, तो इफ वी हैव टू कीप देम इन प्लेन एरियाज, वी हैव टू प्रोवाइड सच कूल टेम्परेचर्स, तभी वो सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ ईच रीजन इंपैक्ट द लाइव्स ऑफ पीपल एंड क्रिएट यूनिक इकोसिस्टम्स। अलग अलग इकोसिस्टम्स क्रिएट होते हैं। इकोसिस्टम में आपके प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, लैंडस्केप सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है आपका, इसलिए अलग अलग इकोसिस्टम्स क्रिएट होते हैं। तो अगर अगर हम देखेंगे पोलर आइस कैप्स को देखेंगे, वहां पे अलग इकोसिस्टम है, वहां पे पेंगुइन्स, पोलर बियर्स, स्नो लेपर्ड्स एक्सेट्रा है। ठीक है, हमारे प्लेन एरियाज में अलग इकोसिस्टम्स है, वी हैव टाइगर्स, वी हैव ब्लैक बेयर्स। ठीक है, तो यही पोलर बियर यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लैक बेयर्स। ठीक है, ये अलग अलग है, इसको अगर उठाकर इधर रख देंगे तो वो मर जाएगा, इसको उठाकर इधर रखेंगे तो मर जाएगा। तो अलग अलग इकोसिस्टम्स अलग अलग जोन्स में सपोर्ट होता है। ठीक है, विद देयर ओन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इनका अलग अलग वाइल्ड लाइफ है, इनका अलग अलग वेजिटेशन है। ठीक है, ओके, इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर 6 रीजन्स ऑफ द अर्थ and see how the plants, animals and human lives have uniquely adapted to survive in each of these regions. तो हम यहाँ पे 6 regions को explore करेंगे और देखेंगे कि कैसे plant life, animal life etc ने अपने आप को adapt किया हुआ है in order to survive in these regions। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है,
ओके, तो सेटलमेंट्स, सेटलमेंट्स होते क्या है? व्हाट आर सेटलमेंट्स बच्चा पार्टी? सेटलमेंट्स और प्लेसेस वेयर द ह्यूमंस बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट्स क्या होते हैं? जहां पे लोग अपना घर बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे सेटलमेंट कैसा है भाई साहब? सब फ्लैट सिस्टम है ना, एक के ऊपर एक। लेकिन ज्यादा करके जो मतलब ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके नहीं है, वहां पे सेटलमेंट्स इंडिविजुअल होते हैं। इनको अपन इंडिविजुअल सेटलमेंट्स बोलते हैं। खुद का घर होता है और वो घर दूसरों से अलग होता है, ठीक है? तो सेटलमेंट्स आर व्हाट? सेटलमेंट्स और प्लेसेस वेयर ह्यूमंस बिल्ड देयर होम्स हैव बीन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम। बहुत पहले से ही, ठीक है, बहुत पहले से ही आपका क्या है भाई साहब? सेटलमेंट्स में हम लोग रहने लगे। मतलब जैसे हमने एवोल्यूशन या सोसाइटी में रहने का डिसाइड किया, हमारा एवोल्यूशन हुआ, तब से हम घर बना रहे हैं। वी हैव बीन बिल्डिंग अप सेटलमेंट्स इन ऑर्डर टू ensure that we live in a protected shelter and prevent ourselves from various dangers of animals and nature as well, ठीक है? So as we learned, humans first lived in temporary settlements, frequently moving from place to place in search of food. तो पहले टेम्पररी सेटलमेंट्स में रहते थे। मतलब कैसा था? केव, केव देखा होगा आपने, केव मतलब गुफा, गुफा में रहते थे। तो आज यहाँ पे रहे, कुछ महीनों तक यहाँ पे रहे, यहाँ पे फूड और इसको यूज किया, फिर आगे बढ़ते चले। तो पहले हम कैसे थे? पहले ह्यूमंस वेर नोमैड्स, ठीक है? ह्यूमंस कैसे होते थे भाई साहब? नोमैड्स होते थे, मतलब एक जगह पे नहीं रहते थे। दे यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और इसके वजह से जो सेटलमेंट्स होते थे वो क्या होते थे? टेम्पररी सेटलमेंट्स, ठीक है? तो प्रीवियसली वी यूज टू हैव टेम्पररी सेटलमेंट्स, लेकिन अभी और टेम्पररी सेटलमेंट्स नहीं है। वी हैव नाउ इवॉल्व्ड आवरसेल्व्स इनटू प्रोवाइडिंग अस विद परमानेंट सेटलमेंट्स, ठीक है? ओवर टाइम ह्यूमंस लर्नड, तो ओवर टाइम humans learned to farm along fertile river banks and began to set up permanent settlements. तो धीरे धीरे इन्होंने देखा कि यार रिवर बैंक्स के आजू बाजू अगर हम एग्रीकल्चर लैंड सेटअप करते हैं तो वहां पे वैसा एग्रीकल्चर अच्छा होता है, तो इसको छोड़कर हम क्यों जाएं, ठीक है? सो देन रिवर बैंक, ज्यादा करके सेटलमेंट्स आपके पहले के और आज के भी आपको दिखेंगे। जो बस्ती है, ह्यूमन बस्ती है, वो आपको रिवर बैंक्स के आजू बाजू मिलेगा, क्योंकि रिवर से हमको मिल जाता है अच्छा सॉइल, ठीक है, एज वेल एज पानी, जैसे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर करेंगे तो हम इन जगहों पे बच जाएंगे, ठीक है? सो मोस्टली द अर्ली सेटलमेंट्स वेर लोकेटेड अलोंग द रिवर बैंक्स which ensured that we were able to give a high productivity towards crops, ठीक है? So over time humans learned to farm along fertile river banks and began to set up permanent settlements. Today humans still live in both temporary and permanent settlements. तो ये भाई साहब टेम्परेरी में भी रहते हैं और परमानेंट में भी रहते हैं, ठीक है? टुडे humans still live in both temporary and permanent settlement. तो टेम्परेरी सेटलमेंट में भी रहते हैं और परमानेंट सेटलमेंट में भी रहते हैं, ठीक है? It is important to understand the features of these settlements as they help us understand the diversity in lifestyles of people. तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इन सेटलमेंट्स के फीचर्स को समझें, ये सेटलमेंट्स कैसे हैं, ठीक है? तो डाइवर्सिटी को समझ पाएंगे। ओके, टेम्परेरी सेटलमेंट्स आर सेटलमेंट्स इन विच पीपल लिव फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो आज की तारीख में भी टेम्परेरी सेटलमेंट्स हैं, लेकिन ये ज्यादा करके कौन लोग यूज करते हैं? जो मूविंग में रहते हैं, जैसे चरवाहे होते हैं, इनके पास बहुत सारा एनिमल्स होता है। ये एनिमल्स को एक जगह पे फीड कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, एनिमल्स को एक जगह फीड कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो सेटलमेंट्स हैं, दीज आर नोन एज टेम्परेरी सेटलमेंट्स, आर सेटलमेंट्स इन विच पीपल लिव फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक ही लिव करते हैं। पीपल मेक टेम्परेरी सेटलमेंट्स in regions with harsh climates such as hot deserts, dense forest and mountains. तो जहां पे hot deserts हैं, dense forest है या mountains है, वहां पे, ठीक है, जहां पे आप परमानेंट सेटलमेंट की सोच भी नहीं सकते। फॉरेस्ट में कोई सेटलमेंट बनाएगा क्या? माउंटेन्स में भी सेटलमेंट बनाएंगे तो रिस्क है, कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, कभी भी बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो सकता है, ठीक है? तो ऐसे जगहों पे हम ज्यादा करके टेम्परेरी सेटलमेंट देखेंगे। कोई हॉट डेजर्ट में भी अपना परमानेंट सेटलमेंट बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा, ठीक है? सो दीज आर टेम्परेरी सेटलमेंट्स लोकेटेड इन रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस, ठीक है? Hence they survive by practicing hunting. तो यहाँ पे कुछ देरों के लिए वो रहते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत हंटिंग करते हैं। गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन। नाउ व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन बच्चा बाड़ी? तो समझ लो यहाँ पे थोड़े दिनों तक उन्होंने कल्टीवेशन किया, फिर जो भी क्रॉप्स उगाया, फिर आगे चलते बने। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि वो किसी की जमीन नहीं है, वहां पे थोड़ा बहुत कल्टीवेशन किया, क्रॉप्स उगाया, अपना पेट भर लिया, अपने जानवरों का पेट भरा और आगे चलते बने, ठीक है? तो ये इस टाइप का शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एंड ट्रांसह्यूमनेस, ट्रांसह्यूमनेस मतलब क्या है भाई साहब? एक जगह से दूसरे जगह पे ये
जा रहे हैं, ठीक है। टुडे फ्यू पीपल लिव इन टेम्पररी सेटलमेंट सच एज दिस। आज की तारीख में बहुत कम लोग ऐसे टेम्पररी सेटलमेंट्स में रहते हैं। पहले के जमाने में बहुत ज्यादा लोग ऐसे टेम्पररी सेटलमेंट्स में रहा करते थे, बट इन दीज डेज वेरी few people live in these temporary settlements such as these. However, there are other forms of temporary settlements caused by war. तो आज की तारीख में टेम्पररी सेटलमेंट्स अगर कभी है और कहीं दिखता है, उसके रीजंस अलग है। पहले के जमाने में टेम्पररी सेटलमेंट्स क्यों था? क्योंकि लोग अपने जानवरों के साथ अलग अलग जगह में मूव करते रहते थे इन सर्च ऑफ फूड। तो यहाँ पे अच्छा खाना मिल गया, कुछ दिन रह गए, खाना खत्म हो गया, आगे बढ़ो भाई साहब, ठीक है। तो ऐसा था टेम्पररी सेटलमेंट्स का रूल। लेकिन अभी क्या है, अभी जो टेम्पररी सेटलमेंट है, अभी लोग बस गए यहाँ पे बस, क्यों ही मूव करना एक हेडेक है, ठीक है। तो क्यों ही मूव करना, और प्लस आपके जमीन जो है वो अभी गवर्नमेंट के हो गए, तो वो जमीन आपको खरीदनी पड़ेगी तब जाकर आप, तो इसीलिए अभी टेम्पररी सेटलमेंट्स नहीं है। और अगर आपको टेम्पररी सेटलमेंट्स दिखते हैं तो वो कुछ अलग रीजन से हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉर। अभी जैसे देखो सीरिया में, ठीक है, बहुत सारे लोग सीरिया से मूव कर गए हैं और ये जाके दूसरे कंट्रीज में बस गए हैं। अभी दूसरे कंट्रीज में जब ये जाते हैं तो दूसरे कंट्रीज इनको अलाउ तो करते हैं, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है और घर नहीं है, तो ये तब तक क्या कहाँ पे रहेंगे? कैंप्स में रहेंगे। तो दे जनरली स्टे इन कैंप्स लाइक दिस, अ कैंप फॉर दोज अफेक्टेड बाय वॉर, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर, कहीं पे भूकंप हो गया, अगर कहीं पे भाई साहब फॉरेस्ट फायर हो गया, तो पीपल रीलोकेट देमसेल्व्स अंटिल दैट इज वंस अगेन स्टैब्लिश्ड। तो तब तक उनको कैंप्स में रहना पड़ता है, ठीक है, टेम्पररी सेटलमेंट्स में रहना पड़ता है। एंड लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी रिवर में डैम बना रहे हो, ठीक है, समझ लो यहाँ पे बहुत सारे बस्ती में लोग रहते थे, अभी अगर हम डैम बना रहे हैं तो क्या करेंगे? इनको भाई साहब रीलोकेट करके आपको टेंट्स में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके के, और आपने देखा रहेगा कहीं पे कंस्ट्रक्शन भी हो रहेगा, तो मजदूर लोग कैसा, देखो एक परमानेंट एक टेम्पररी टेंट बनाकर रहते हैं या टिन शेड बनाकर रहते हैं, उसमें मजदूर लोग रहते हैं, ठीक है। तो अभी के तारीख में अगर आपको टेम्पररी सेटलमेंट दिख रहा है तो वो किसके वजह से है? इधर ड्यू टू वॉर, इधर ड्यू टू सम नेचुरल डिजास्टर, और लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन अगर चल रहा होगा, ठीक है, इसके वजह से आपको टेम्पररी सेटलमेंट्स दिखेंगे। तो पहले के जमाने में टेम्पररी सेटलमेंट्स कैसे दिखते थे? ठीक है, पहले के जमाने में टेम्पररी सेटलमेंट्स टेम्पररी सेटलमेंट्स टेम्पररी सेटलमेंट्स अर्लियर टेम्पररी सेटलमेंट्स वेयर ड्यू टू नोमैड्स, ठीक है, मूविंग विथ देयर एनिमल्स, ठीक है। पहले के जमाने में ऐसा होता था। अभी नाउ टेम्पररी सेटलमेंट्स इज, अभी के जमाने में नाउ टेम्पररी सेटलमेंट्स, अभी के जमाने में टेम्पररी सेटलमेंट्स कैसे हैं भाई साहब? नाउ टेम्पररी सेटलमेंट्स आर ड्यू टू, आपके रीजंस क्या क्या हैं? वॉर्स हो सकते हैं, या ड्यू टू सम नेचुरल डिजास्टर्स, सम नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर्स में जैसे आपका है अर्थक्वेक और फ्लड। कौन सा? नहीं नहीं, अर्थक्वेक, फ्लड्स, ठीक है, अर्थक्वेक, फ्लड्स, और क्या है भाई साहब आपका? अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, फ्लड्स, और क्या है आपका? समझ लीजिए नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक है, फ्लड्स है, और सुनामी हो गया, सुनामी, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए ये, ओके। और क्या है भाई साहब आपका? वॉर्स हो गए, नेचुरल डिजास्टर्स। नाउ टेम्पररी सेटलमेंट्स आर ड्यू टू वॉर्स, नेचुरल डिजास्टर्स, और क्या हो सकते हैं? व्हाट कुड बी द अदर रीजंस ड्यू टू? तो वॉर्स हो गए, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, या तो लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन, इन सब चीजों के लिए भाई साहब आपका टेम्पररी सेटलमेंट, ठीक है। आर वी क्लियर?
लिख लीजिए बच्चों। अभी के जमाने में टेम्परेरी सेटलमेंट किसकी वजह से है? पहले टेम्परेरी सेटलमेंट किसकी वजह से और अभी किसकी वजह है? डन डन, ठीक है, ओके। तो परमानेंट सेटलमेंट्स और सेटलमेंट्स इन विच पीपल बिल्ड होम्स टू लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हम लोग सब अभी परमानेंट सेटलमेंट्स में हैं, ठीक है, ओके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट्स, एक हो गया आपका रूरल एंड एक हो गया आपका अर्बन। गांव खेड़े में अगर आप अपना सेटलमेंट या हाउस बना रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रूरल सेटलमेंट्स। और अगर आप शहरों में अपना घर बना रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अर्बन सेटलमेंट्स, ठीक है। तो अभी देखो पहले क्या होता था, दे सर्वाइव बाय प्रैक्टिसिंग हंटिंग। ट्रांसह्यूमनिज्म क्या होता था? द मूविंग ऑफ कैटल टू द बेस्ट ग्रेजिंग फील्ड डिपेंडिंग ऑन द सीजन। तो पहले के जमाने में जब लोग मूव करते थे तो ट्रांसह्यूमन्स, ट्रांसह्यूमन्स मतलब क्या होता है भाई साहब? ट्रांसह्यूमन्स मतलब होता है लोग अपने कैटल के साथ मूव। अभी जैसे समझो ये एक एरिया है, काफी घास है यहाँ पे, मैं अपने कैटल के साथ यहाँ पे आ गया, ये कैटल घास चल रहा है यहाँ पे, अभी घास खत्म हो गया तो क्या करूं? मैं यहाँ पे बैठा रहूं? नहीं, तो मैं अपने कैटल के साथ आगे मूव कर गया, तो आई एम लिविंग अ नोमैडिक लाइफ along with my cattle, I am moving ahead। so इसको अपन बोलते हैं ट्रांसह्यूमनिज्म, ठीक है। दिस इज नोन एज ट्रांसह्यूमनिज्म। अभी की तारीख में ज्यादा करके परमानेंट सेटलमेंट्स हैं। जो लोग भी अभी टेम्पररी सेटलमेंट्स में रह रहे हैं उनका रीजन क्या है रहने का? इधर दे आर इम्पैक्टेड बाई वॉर, जैसे देखो रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रहा है तो काफी लोग आप उन जगहों को छोड़कर चले गए। सीरिया में वॉर हो रहा है तो वहां पे काफी लोग छोड़कर चले गए। इसराइल और हमास में वॉर हो रहा है तो हमास को छोड़कर बहुत सारे लोग चले गए। अभी ये लोग जब छोड़कर कहीं दूसरे लैंड में जाते हैं या किसी दूसरे देश में शरण लेते हैं तो इनको तो अचानक से कोई घर बनाकर नहीं दे देगा, तो इनको टेंट्स में रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे भी जब इंडिया और पाकिस्तान सेपरेशन हुआ था तो इसको हम भाई साहब पार्टीशन बोलते हैं। और उस पार्टीशन के टाइम पे बहुत सारे जो लोग पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया पे आ गए थे
ठीक है। सो दे परमानेंटली सेटल्ड इन इंडिया। तो ये लोग भाई साहब कैंप्स में थे, बहुत दिनों तक कैंप्स में थे। अभी भी अगर आप जाओगे तो चेंबूर के एक जगह को हम बोलते हैं चेंबूर कैंप, ठीक है। ऐसे हर यू नो शहर में आपका ऐसा कैंप का लोकेशन था, वही बाद में चलकर डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये चेंबूर कैंप में पार्टीशन के टाइम पे लोग आकर कैंप्स में रहते थे। बांग्लादेश से भी बहुत लोग आए थे और पाकिस्तान से भी बहुत लोग आए थे जो यहाँ पे परमानेंटली सेटल हो गए, ठीक है। सो दीज आर नोन एज कैंप्स, ठीक है। Settlements in which people homes live for a long time. There are two types of permanent settlements, rural settlements and urban settlements. तो दो टाइप के सेटलमेंट्स हैं, रूरल और अर्बन, ठीक है। रूरल मतलब ग्रामीण और अर्बन मतलब शहरी, ठीक है। तो ट्रांसह्यूमनेस द मूविंग ऑफ कैटल टू द बेस्ट ऑफ ग्रेजिंग फील्ड डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। तो ये जब हम कैटल को मूव कराते हैं टू द बेस्ट ऑफ ग्रेजिंग फील्ड डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, ये होता है। समझ में आ रहा है ये? तो परमानेंट सेटलमेंट में अभी रहने लगे हम, ठीक है। रूरल सेटलमेंट्स क्या होते हैं? तो अभी हमने देखा कि दो टाइप के सेटलमेंट्स होते हैं आपके परमानेंट सेटलमेंट्स में। इन परमानेंट सेटलमेंट्स वी हैव टू टाइप ऑफ सेटलमेंट्स। परमानेंट सेटलमेंट में आपके दो टाइप के सेटलमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका रूरल और दूसरा हो गया आपका अर्बन। रूरल सेटलमेंट्स आर सेटलमेंट्स ऑन फार्म्स एंड इन विलेजेस, ठीक है। पीपल हियर आर डिपेंडेंट ऑन नेचर एंड एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड सो ऑन, ठीक है। तो पीपल प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज हैं, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया एंड सो ऑन। हाउसेज हियर आर बिल्ट टू सूट देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ऐसे हाउसेज का कंस्ट्रक्शन होता है ताकि वो नेचुरल एनवायरनमेंट को सूट करे, ठीक है। तो प्राइमरी मतलब एकदम जो एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड सो ऑन होगा। हाउसेज हियर आर बिल्ट टू सूट देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट को सूट करते हुए लोग अपना हाउसेज बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है? In areas with heavy rainfall, people build their houses on shoots and use slanted roofs to protect against floods and heavy rainfall. तो जो एरियाज में हेवी रेनफॉल होता है उसमें भाई साहब इस तरीके के स्लोप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली स्लोप्स। इन एरियाज विथ हेवी रेनफॉल पीपल बिल्ड देयर हाउसेज ऑन स्टिल्स एंड यूज स्लांटेड रूफ्स। तो इस तरह के स्लांटेड रूफ्स होते हैं ताकि जो पानी आए वो भाई साहब ऐसे बह जाए, ना कि रूफ में जमा हो जाए, ठीक है। Slanted roofs to protect against floods and heavy rainfall. तो फ्लड्स और हेवी रेनफॉल से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे स्लांटेड रूफटॉप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? एक मिनट। In hot, humid climates, people build their homes with stone and mud and use thatched roofs to keep the interiors of their homes cool. ठीक है। तो इस तरह के हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में भी इस तरह के थैच्ड रूफ्स होते हैं, ठीक है। इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स पीपल बिल्ड देयर होम्स विद स्टोन। स्टोन से बनाते हैं क्योंकि स्टोन ठंडा रहता है, ठीक है। पत्थर से, स्टोन से बनाते हैं। एंड मड, तो स्टोन और मड जनरली ठंडे रहते हैं, ठीक है। स्टोन एंड मड एंड यूज थैच रूफ्स। ऐसे थैच रूफ्स होते हैं। दीज आर बेसिकली थैच रूफ्स टू कीप द इंटीरियर्स ऑफ देयर होम्स कूल। तो यहाँ पे इंटीरियर्स को कूल रखने के लिए दे बिल्ट इट लाइक दिस, ठीक है। इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स, ठीक है, पीपल बिल्ड देयर होम्स विद स्टोन एंड मड एंड यूज थैच रूफ टू कीप देयर इंटीरियर्स ऑफ देयर होम्स कूल। इनके इंटीरियर्स को कूल रखने के लिए ऐसे बनाते हैं। अर्बन सेटलमेंट्स आर सेटलमेंट्स इन सिटीज। तो ये कौन से सेटलमेंट्स है भाई साहब? सिटीज में सेटलमेंट्स हैं। पीपल हेयर आर मेनली इंगेज्ड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज, ठीक है, सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, टर्शरी एक्टिविटीज सच एज सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ओके, तो आपके तीन टाइप के एक्टिविटीज हैं। तो आपके तीन टाइप के एक्टिविटीज हैं। पहला तो है आपका प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? विच इज बेसिकली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब गाय भैंस को पालना। एग्रीकल्चर में आपका भाई साहब क्रॉप फार्मिंग आता है। क्रॉप फार्मिंग, ठीक है। अभी क्रॉप फार्मिंग में भाई साहब आपके दो एस्पेक्ट्स क्या हैं? कैश क्रॉप्स और एक आपका हो गया भाई साहब फूड एंड फॉडर क्रॉप्स, ठीक है। फूड एंड फॉडर क्रॉप्स समझ में आ रहा है? ये कैश क्रॉप जैसे हो गया आपका शुगर केन, ठीक है, शुगर केन, और जैसे आपका हो गया कोकोनट, ठीक है, ये हो गया आपके कैश क्रॉप। और फूड क्रॉप्स में क्या क्या आ जाएंगे आपका?
wheat, राइस, ठीक है, ज्वार। फॉडर क्रॉप्स में आएंगे जो एनिमल्स के लिए हम उगाते हैं, ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है भाई साहब? व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? द टेमिंग ऑफ एनिमल्स। जैसे आप यहाँ पे कैटल, ठीक है, देन लेट्स से बी हाइव्स, फिशरी, ये सब आपके एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ऑल ऑफ दीज विल बी बेसिकली व्हाट? प्राइमरी एक्टिविटी वेर इन पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है। अभी सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी में मतलब हम रॉ मटेरियल्स को यूज करते हुए, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटी होता क्या है? यूजिंग रॉ मटेरियल्स, यूजिंग रॉ मटेरियल्स, इससे हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यूजिंग रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्लियर है? यूजिंग रॉ मटेरियल्स टू यूज टू प्रोड्यूस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अभी रॉ मटेरियल से हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो हम किस सेक्टर में आ गए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या अपन इसको बोल सकते हैं वैसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोल सकते हैं, या प्रोडक्शन सेक्टर। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन सेक्टर, ठीक है। क्लियर? अभी जैसे समझो रॉ मटेरियल्स आपका अगर लेदर है, लेदर से आप भाई साहब शूज बना रहे हो, लेदर से आप शूज बना रहे हो, ठीक है, तो ये आपका भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया। लेदर से शूज बनाना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, ओके। फिर आता है आपका टर्शरी, टर्शरी एक्टिविटीज। तो टर्शरी एक्टिविटी में क्या है भाई साहब आपका? टर्शरी एक्टिविटी में जैसे आपका सर्विसेज सेक्टर, सर्विसेज का सेक्टर है ये, ठीक है। टर्शरी एक्टिविटी मींस सर्विसेज सेक्टर। अभी सर्विसेज सेक्टर में क्या है भाई साहब आपका बताइए? व्हाट इज देयर इन सर्विसेज सेक्टर? तो जैसे आपका हो गया बैंकिंग, ठीक है, स्कूलिंग, स्कूल्स, ये आपका भाई साहब, ठीक है, और और रेलवेज, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सारे ट्रांसपोर्ट के मींस, ये सब आपके भाई साहब हो गए क्या? टर्शरी सेक्टर। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये पढ़ चुके हैं क्या आप पहले? नहीं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी जनरली आपके रूरल एरियाज में होता है, रूरल एरियाज में ज्यादा करके होता है। ये आपका रूरल प्लस अर्बन दोनों में होता है, रूरल प्लस अर्बन दोनों एरियाज में होता है। और टर्शरी एक्टिविटी जनरली आपको अर्बन एरियाज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। यू विल फाइंड मोस्टली इन अर्बन एरियाज। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन टाइप की होती है और तीनों ही आपके लिए एसेंशियल है। प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्शरी एक्टिविटीज। तो एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, क्रॉप फार्मिंग, बिल्डिंग अप ऑफ कैश क्रॉप, फूड फॉडर एक्सेट्रा, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज यूजिंग रॉ मटेरियल्स, फिनिश प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या प्रोडक्शन सेक्टर बोलते हैं इसको। तो ये आपका रूरल में भी होता है, अर्बन में भी। टर्शरी एक्टिविटी विच इज प्राइमरी अर्बन, सर्विसेज सेक्टर है, बैंकिंग, स्कूल्स, रेलवे, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ये सब आपका किसमें आ जाएगा? टर्शरी एक्टिविटी में। इसको जरा नोट कर लीजिए फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से।
हो गया? डन डन डन। हो गया? तो टर्शियरी एक्टिविटी जनरली आपके अर्बन एरियाज में प्रैक्टिस होती हैं। दीज आर बेसिकली एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे जनरेट मनी। ठीक है, ये आपका मनी जनरेशन यूनिट है। ठीक है, क्लियर है? ओके।
selling products and providing services. Okay, urban settlements have more industries leading to more job opportunities. तो यहाँ पे भाई साहब ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं और ज्यादा इंडस्ट्रीज के चलते आपका ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज. दे ऑल्सो हैव बेटर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. यहाँ पे बेटर हॉस्पिटल्स भी है, स्कूल्स भी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है. तो किसी भी इंसान को ये सब तो चाहिए. दीज आर बेसिकली फैसिलिटीज दैट एवरीवन वुड नीड अबाउट हिमसेल्फ और हिज फैमिली एज वेल. ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग रिलोकेट होकर अर्बन सेटलमेंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं. ठीक है, एज अ रिजल्ट मोर पीपल आर मूविंग टू सिटीज लीडिंग टू अर्बन एरियाज बिकमिंग डेंसली पॉपुलेटेड. तो अर्बन एरियाज क्या हो रहे हैं, ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते जा रहे हैं. ठीक है, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर मूविंग टू सिटीज. ठीक है, although people's income here is higher, living in these areas is more expensive. यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है कि आपके अर्बन एरियाज में रहने में खर्चा ज्यादा है, हर चीज का खर्चा ज्यादा है, including the rooms that you stay, the flats that you stay, the houses that you stay, as well as the amenities that you avail. ठीक है, तो everything comes with a cost. ठीक है, तो सारी चीजों का खर्चा ज्यादा है. गांव खेड़े के लाइफ में ज्यादा खर्चा नहीं है. ठीक है, लेकिन वहां पे फैसिलिटीज भी कम है. अर्बन एरियाज में खर्चा ज्यादा है लेकिन आपका सिटीज के लिए आपको पैसा भी ज्यादा देना पड़ता है. ठीक है, तो अर्बन एरियाज में पॉजिटिव क्या, तो अगर आप देखोगे रूरल एरियाज में अगर हम बात कर रहे हैं बेसिक एम्यूनिटीज की, ठीक है, बेसिक एम्यूनिटीज या फैसिलिटीज. ठीक है, बेसिक एम्यूनिटीज या अपन बोल सकते हैं भाई साहब फैसिलिटीज. तो बेसिक एम्यूनिटीज या फैसिलिटीज क्या है, यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर हम देखेंगे तो ये भी कम है. बेसिक एम्यूनिटीज या फैसिलिटीज कम है लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है. अर्बन एरियाज में ये वाला चीज भाई साहब ज्यादा है. ठीक है, बेसिक एम्यूनिटीज ज्यादा है, स्कूलिंग ज्यादा है, बैंकिंग ज्यादा है, हॉस्पिटल ज्यादा है. ठीक है, तो बेसिक एम्यूनिटीज आपको ज्यादा मिल रही है लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आपका भाई साहब हाइयर. ठीक है, सो इन अर्बन एरियाज द बेसिक एम्यूनिटीज एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ लिविंग बोथ आर लो. इन रूरल एरियाज, इन अर्बन एरियाज द बेसिक एम्यूनिटीज प्लस फैसिलिटीज एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग बोथ आर हाई. ठीक है, सो लीडिंग टू अर्बन एरियाज बिकमिंग डेंसली पॉपुलेटेड. तो बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर आता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको वाटर प्रोवाइड करना है. तो गवर्नमेंट के ऊपर काफी सारा प्रेशर आता है अर्बन एरियाज के लिए. ठीक है, ऑल द पीपल्स इनकम हियर इज हायर, लिविंग इन दीज एरियाज इज मोर एक्सपेंसिव. हाउसेज इन अर्बन सेटलमेंट्स आर जनरली मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट एंड ब्रिक्स. तो ज्यादा करके हाउसेज जो अर्बन एरियाज में है दे आर मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट एंड ब्रिक्स. आप अगर रूरल एरियाज में जाएंगे तो दे आर मेड अप ऑफ ईदर मड और थैचेस एक्सेट्रा. ठीक है, ड्यू टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इन अर्बन एरियाज हाउसेज विद मल्टीपल फ्लोर्स और स्टोरीज आर बिल्ट सो दैट मोर पीपल कैन लिव इन स्मॉलर एरिया. जैसे यहाँ पे आप देखोगे कोई इंडिविजुअल घर में नहीं रहता है, सब लोग अपन फ्लैट में रहते हैं, है ना. फ्लैट क्यों है, क्योंकि भाई साहब एक के ऊपर एक ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फिट हो सके. ठीक है, सो देयर आर स्काई स्क्रेपर्स या अपन बोल सकते हैं टॉल बिल्डिंग्स so that more and more people can fit in a smaller area. अर्बन एरियाज में ज्यादा लोग हैं, हर एक को हम अपना इंडिविजुअल जमीन नहीं दे सकते हैं, तो अगर नहीं दे सकते हैं तो क्या करेंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे और फ्लैट्स बनाएंगे. ठीक है, ओके, एज लैंड इज सो वैल्यूएबल रेंट्स आर जनरली हाई. तो हमारे यहाँ पे रेंट्स या अगर आप कोई फ्लैट भी लेने जाएंगे तो काफी ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है इसमें. ठीक है, क्लियर है. सो दीज आर बेसिकली एक्सपेंसिव. तो अर्बन एरिया में अगर आप देखोगे, अर्बन एरिया में अर्बन सेटलमेंट्स, ठीक है, अर्बन सेटलमेंट्स में सब कुछ हाई है, आपके फैसिलिटीज ज्यादा है ना, फैसिलिटीज ये आपके ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आपका भाई साहब क्या है, ज्यादा है. कॉस्ट ऑफ लिविंग में हाउसिंग भी आता है. ठीक है, और रूरल एरियाज में फैसिलिटीज भी कम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आपका कम है. ठीक है, ओके. तो लाइक ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स have also adapted to survive in different regions around the world. तो humans की तरह आपके plants और animals have also adapted themselves to survive in different regions around the world. In the next few sections, we will take a closer look at different regions and learn how life has uniquely adapted to survive in each of them. तो देखो यहाँ पे अपन ने ना कैसे किया है, देखो ये आपका है इक्वेटर, ये अर्थ का इक्वेटर है. तो आपका यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको अपन क्या बोल रहे हैं भाई साहब, टॉरिड जोन. ठीक है, तो ये आपका हो गया भाई साहब टॉरिड जोन. इधर से भाई साहब ये हो गया आपका ट्रॉपिक जोन, जिसको अपन ट्रॉपिक भी बोलेंगे. ये हो गया आपके भाई साहब सब ट्रॉपिक्स, और यहाँ पे आपका भाई साहब हो जाएगा क्या, दीज आर बेसिकली कोल्ड एरियाज. तो द ट्रॉपिक्स कंप्राइज ऑफ अ रीजन दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक्स कहां से कहां तक है,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दैट इज 23.5 डिग्री साउथ। ये वर्ल्ड में किसी ने लाइन नहीं बना के रखा है, ये हमारा है, हमने जो मतलब ऐसे डिवाइड किया हुआ है मैथमेटिकली इसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई लाइन इनके ऊपर से जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव डिवाइडेड द वर्ल्ड। तो फ्रॉम 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ और साउथ बेसिकली क्या है, दीज आर लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स हमारे वर्ल्ड में हमने दो चीजें यूज की हैं, एक है आपका लैटिट्यूड और दूसरा है आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड से टाइम जोन्स डिसाइड होते हैं और लैटिट्यूड से क्लाइमेट, ठीक है। तो द वर्ल्ड आपका जो है, वर्ल्ड जो है, जो हमने डिवाइड किया है वो है लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड से, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड से हम क्या डिटरमिन करते हैं, बेसिकली क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, क्लाइमेट। और लॉन्गिट्यूड से हम क्या डिटरमिन करते हैं, ठीक है, टाइम जोन। ये ज्यादा करके यूज होता है टाइम जोन डिटरमिन करने के लिए, ठीक है, क्लियर। तो लॉन्गिट्यूड कैसे, ऐसे वाले हैं, दीज आर बेसिकली लॉन्गिट्यूड्स, और लैटिट्यूड्स आपके ऐसे हैं, ठीक है। तो द ट्रॉपिक्स कंप्राइज, तो ये ट्रॉपिक्स में है और इक्वेटर इसके अंदर ही है, ठीक है। इट इंक्लूड्स द इक्वेटर, इट इंक्लूड्स द इक्वेटर, ठीक है। ये इक्वेटर इनके बीच में है। तो यहां से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, ये जो है आपका, इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक्स। दिस रीजन लाइज अराउंड द इक्वेटर एंड सो इट इज आल्सो नोन एज द इक्वेटोरियल रीजन। द टू सराउंडिंग रीजन्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू अबाउट 30 डिग्री एंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 टू अबाउट 30 डिग्री आर नोन एज सब ट्रॉपिक्स। तो 30 डिग्री तक यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिक्स। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक सब ट्रॉपिक, 23.5 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ तक आपका सब ट्रॉपिक, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, ये आपका बेसिकली लेट से अर्थ है, और अर्थ में ये हो गया आपका इक्वेटर, दिस इज बेसिकली व्हाट, द इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर के इस तरफ और इक्वेटर के इस तरफ, ये है आपका क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज व्हाट, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज व्हाट 23.5 डिग्री साउथ, ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। या अपन इसको लिख सकते हैं क्या, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड दिस विल बी 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को अपन क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज ट्रॉपिकल रीजन, दिस इज नोन एज ट्रॉपिकल रीजन और इक्वेटोरियल रीजन, और इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। इसको अपन ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे या इक्वेटोरियल रीजन बोलेंगे। और भाई साहब क्या है, ये वाला और ये वाला, तो ये क्या है आपका, देखो 30 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया 30 डिग्री साउथ। तो यहां से यहां तक, ठीक है, और यहां से यहां तक, तो मतलब अपन क्या बोलेंगे, देखो 23 है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है, एंड 23.5 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ तक, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज बेसिकली व्हाट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और ये 23.5 डिग्री साउथ, ये क्या हो गया बच्चा पार्टी, दिस इज बेसिकली व्हाट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से आपके 30 डिग्री नॉर्थ तक, इस रीजन को अपन क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। और 23.5 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ को, इसको भी हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज सब ट्रॉपिकल रीजन। इक्वेटर हमेशा आपका होगा 0 डिग्री, दिस विल बी ऑलवेज 0 डिग्री, ना ये नॉर्थ की तरफ है और ना ही साउथ की तरफ है, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से।
डन हो गया? हम्म, डन है, डन 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 डन, जल्दी 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 फटाफट। हो गया? आगे बड़े भाई साहब, ओके। The tropics, the Amazon basin. We will begin by exploring an area in the tropics, the Amazon basin in South America. ठीक है? तो समझ लो ये Amazon basin है और ये साउथ अमेरिका में है। ठीक है? Here lies the Amazon river. तो अगर आप देखोगे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये इक्वेटर है। तो यहां से इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को अपन क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल जोन या इक्वेटोरियल जोन। ठीक है? ये 23.5 डिग्री साउथ है। देखिए ध्यान से, ये 23.5 डिग्री साउथ है और ये आपका इक्वेटर है। सो दिस रीजन विल बी नोन एज द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन बोल सकते हैं या इसको इक्वेटोरियल रीजन भी बोल सकते हैं। ठीक है? ओके, सो आपका देखो यहाँ पे अमेजन रिवर है। दिस इज बेसिकली द अमेजन रिवर। दिस इज द अमेजन रिवर। ठीक है? सो वी विल बिगिन बाय एक्सप्लोरिंग एन एरिया इन द ट्रॉपिक्स, द अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका। हियर लाइज द अमेजन रिवर व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ये सबसे लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड में। ठीक है? बाय वॉल्यूम, जितना वाटर इसमें फ्लो होता है, दैट इज द लार्जेस्ट। ठीक है? ओके, द अमेजन रिवर ओरिजिनेट्स इन द एंडीज माउंटेन्स। तो यहाँ एंडीज माउंटेन्स में ओरिजिनेट होता है एंड द वाटर फ्रॉम द रिवर फ्लोज इनटू द अटलांटिक ओशन। तो ये आपका भाई साहब अटलांटिक ओशन है। यहाँ पे एंडीज माउंटेन्स है। एंडीज माउंटेन से ये ओरिजिनेट हो रहा है और ये फ्लो करता हुआ कहां तक जा रहा है? अटलांटिक ओशन, समुद्र तक। ठीक है? हर रिवर की यही कहानी है, पहाड़ों में ओरिजिनेट होती है और फाइनली समुद्र तक फ्लो होती है। ठीक है? तो द अमेजन रिवर originates in the Andes mountains and the water from the river flows into the Atlantic Ocean. Let us learn about the life in this region. तो यहाँ पे किस तरीके का क्लाइमेट होगा? ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर वाला क्लाइमेट होगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रेज ऑफ सनलाइट है। अभी अभी आपने पढ़ा भाई साहब ट्रॉपिकल रीजन या इक्वेटोरियल रीजन में जो इक्वेटर के आसपास होते हैं वहां पे हाई टेम्परेचर होता है। तो ऑब्वियसली दिस विल बी हैविंग हाई टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो उसके साथ और क्या होगा बोलो, बताइए? हाई रेनफॉल भी होगा ना भाई साहब, अभी तो पढ़ा आपने। हाई टेम्परेचर के साथ हाई रेनफॉल भी होगा। अगर टेम्परेचर हाई होता है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। सीज और ओशंस, ये जो आजू बाजू सीज या ओशंस हैं या रिवर्स या लेक्स हैं, इनमें से इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। अगर इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो रेनफॉल भी ज्यादा होगा। ठीक है? सो दिस इज रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। और इन दोनों की वजह से ही अमेजन में इतना डेंस फॉरेस्ट होता है। ठीक है? सो डेंस फॉरेस्ट आर देयर। ठीक है? एकदम घना जंगल हो जाता है। ठीक है? क्योंकि high temperatures and high rainfall are supportive of both flora and fauna। ज्यादा से ज्यादा वेजिटेशन और ज्यादा से ज्यादा एनिमल लाइफ को ये सपोर्ट कर पाएगा। ठीक है? ओके, टेम्परेचर, एज वी हैव लर्नड द ट्रॉपिक्स रिसीव अ लॉट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट एंड thus the Amazon basin is extremely hot। तो पहले हमने देखा कि भाई साहब ट्रॉपिकल रीजन में या इक्वेटोरियल रीजन में आपका क्या आता है भाई साहब? डायरेक्ट सनलाइट। और डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है इसीलिए Amazon basin is extremely hot। टेम्परेचर्स आर वेरी हाई। ठीक है? लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ आपका क्या है भाई साहब? आपका रेनफॉल भी ज्यादा है। ठीक है? डेज एंड नाइट्स आर हॉट एंड ह्यूमिड मेकिंग द एयर फील स्टिकी। तो डेज एंड नाइट्स क्या है भाई साहब? हॉट एंड ह्यूमिड है। हॉट मतलब टेम्परेचर हाई है और ह्यूमिड मतलब वाटर वेपर कंटेंट काफी ज्यादा है। ठीक है? मेकिंग द एयर फील स्टिकी, तो उमस बहुत ज्यादा है, चिपचिपा भाव ज्यादा रहेगा। ठीक है? आपको अगर पसीना आएगा तो पसीना जल्दी सूखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब पसीना सूखता कब है? जब ह्यूमिडिटी कम होती है। जैसे अगर आप देखोगे बरसात के टाइम पे कपड़े ज्यादा देर में सूखते हैं, है ना? क्योंकि एयर में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर है, वो वाटर वेपर जाएगा कहां? ठीक है? सो इसी तरह से डेज एंड नाइट्स आर हॉट एंड ह्यूमिड मेकिंग द एयर फील स्टिकी with so much heat and humidity। the season in the Amazon basin are not based on temperature but on rainfall। तो ज्यादा करके आपका रेनफॉल पे बेस्ड है। ठीक है? the two seasons are the rainy season and the dry season। दो सीजन होते हैं यहाँ पे।
कौन कौन से अमेजन बेसिन में? एक हो गया आपका रेनी सीजन और दूसरा है आपका ड्राई सीजन। द अमेजन बेसिन रिसीव्स ऑलमोस्ट 300 ऑफ सेंटीमीटर ऑफ रेन पर ईयर विच इज गुड रेनफॉल। ठीक है, 300 सेंटीमीटर रेन इनको हर ईयर रिसीव होता है। रेनफॉल कैन अकर सडनली एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द डे एंड नाइट। अचानक भयानक में रेन आ जाएगा और रात और दिन ऐसा बरसात हो रहा है। दैट इज वाई फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिक्स आर ऑल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट, क्योंकि रेन इनको सपोर्ट करता है। ठीक है, सो किस तरीके का क्लाइमेट है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, और रेनफॉल किसी पर्टिकुलर सीजन में नहीं आता है। तो दो टाइप के सीजन है, एक आपका रेनफॉल सीजन है, रेनी सीजन है, और दूसरा आपका ड्राई सीजन है। ठीक है, सो ये आपके फीचर्स हैं। तो अमेजन में भाई साहब आपका किस टाइप का क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, देयर इज बेसिकली ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो कैसा आपका है? हॉट एंड ह्यूमिड, और हॉट एंड ह्यूमिड की वजह से हम इसको किस तरीके का वेदर बोलेंगे? स्टिकी वेदर। ठीक है, वैसा चिपचिपा भाव ज्यादा है। ठीक है, मतलब आपके पसीने सूखेंगे नहीं जल्दी, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है। और दो टाइप के सीजन है, क्या है आपके? रेनी सीजन है, और दूसरा आपका क्या है भाई साहब? ड्राई सीजन है। ठीक है, रेनी सीजन है और ड्राई सीजन है, और टेम्परेचर आर हाई। और रेनी सीजन मतलब रेन कभी भी आ सकता है, रात दिन कभी भी आ सकता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, दैट इज 300 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल यहाँ पे आता है। ठीक है, ओके। द ब्रॉड लीफ एवरग्रीन ट्रीज क्रिएट अ थिक कैनोपी एंड अ रूफ लाइक कवर दैट प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर। अभी देखो यहाँ पे कैसा होता है, अमेजन फॉरेस्ट में ऐसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और इन पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ब्रॉड लीफ के। ठीक है, इससे क्या होता है? नीचे सनलाइट नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, इसीलिए नीचे आपको ज्यादा वेजिटेशन नहीं मिलेगा, लेकिन बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे, और पेड़ों का जो कैनोपॉय, कैनोपॉय मतलब इस तरीके का अम्ब्रेला टाइप हो जाता है, एक अम्ब्रेला टाइप हो जाता है। इसीलिए धूप जो है तो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है, और ग्राउंड तक नहीं पहुंचेगी तो आपके जो छोटे छोटे क्रीपर्स हैं वो ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, वो छोटे छोटे प्लांट्स को सनलाइट ही नहीं मिलेगा तो कैसे पनपेंगे? तो एक शैडो एरिया क्रिएट कर देते हैं। ये जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, दे बेसिकली क्रिएट अ शैडो एरिया अंडरनीथ देम। व्हाई? बिकॉज दे आर ह्यूज एंड देयर रूफ लाइक कवर दैट प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर। ड्यू टू ड्यू टू द शेड ओनली सर्टेन एपीफाइटिक प्लांट्स सच एज मोजेस एंड लिचेंस कैन ग्रो देयर। एपीफाइटिक मतलब छोटे छोटे प्लांट्स कैसे हैं ये? अ टाइप ऑफ प्लांट दैट ग्रोज ऑन अनदर प्लांट विदाउट बीइंग रूटेड इन सॉइल। जैसे अगर आप देखोगे, ये समझ लो ये कोई पेड़ है, लाइकेंस जो है इस पेड़ पे ही ग्रो होंगे, ये भाई साहब इनके खुद के रूट्स नहीं डेवलप होंगे। ठीक है, ये पेड़ से ही अपना न्यूट्रिशन लेंगे और पेड़ को भी अपना न्यूट्रिएंट देंगे, देखो शेयरिंग होगी। ठीक है, इस टाइप के न्यूट्रिशन को अपन क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन मतलब लाइकेंस पेड़ पे ही ग्रो होंगे, अलग से लाइकेंस जमीन पे ग्रो नहीं हो सकते, क्योंकि जमीन पे ग्रो होने के लिए प्लांट्स को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनलाइट की जरूरत पड़ती है, और फिलहाल इनको सनलाइट नहीं मिल रहा है, बिकॉज दीज ट्रीज आर ह्यूज, फॉर्म अ कैनोपॉय एंड दे फॉर्म अ सनलाइट शैडो एरिया। ठीक है, यहाँ पे इनके लीव्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, जिसकी वजह से नीचे का जो वहां पे सनलाइट पहुंच ही नहीं पा रहा है, सनलाइट नहीं पहुंच पा रहा है तो दूसरे प्लांट्स उग ही नहीं पाएंगे। तो आपके जितने भी epiphytic plants होते हैं, epiphytic plants are what? Epiphytic plants are plants which grow on trees themselves. They do not have their individual root system. They do not grow on the ground. They will grow on the trees themselves. ठीक है, और वहां से ही वो न्यूट्रिशन लेंगे भी और अपना भी फूड बनाकर उनको देंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब क्या है आपका? शेड रीजन है। ठीक है, so epiphytic plants such as moses and lichens can grow here. तो यहाँ पे किस टाइप के प्लांट्स आपको दिखेंगे? मोजेस एंड लाइकेंस, दे ग्रो हियर। सम ऑफ द ट्रीज इन दिस रीजन आर मैगोनी, रबर, पाम, एबोनी एंड चिचनोआ। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके ट्रीज हैं, मैगोनी ट्री है, रबर ट्री है, पाम ट्री है, एबोनी ट्री है एंड चिचनोआ। ठीक है, so these are basically some trees that grow there. फ्लोरा का मतलब समझ में आ रहा है? फ्लोरा मतलब ट्री, मतलब वेजिटेशन। वेजिटेशन कैसा है? जैसे आपने देखा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है तो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, और बड़े बड़े ट्रीज से क्या हो जाता है? दे फॉर्म अ शेल्टर। ठीक है, दे फॉर्म अ कैनोपॉय, दे हैव ह्यूज लीव्स, सो दे वोंट अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। अभी सनलाइट अगर ग्राउंड तक नहीं पहुंचेगा तो ग्राउंड में जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं दे विल नॉट बी एबल टू डेवलप। सो व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स डू यू सी? एपीफाइटिक प्लांट्स। दीज आर प्लांट्स विच ग्रो ऑन अदर ट्रीज। मैं ये सारी चीजें ना कल पूछूंगा। ठीक है, सो प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, या तो जाकर घर पे वीडियो देखिए, उस पर ध्यान दीजिएगा। फौना क्या होता है? फौना इज बेसिकली व्हाट? एनिमल लाइफ। A variety of animals thrive here.
including monkeys, sloths, colorful birds such as toucans and macaws, reptiles such as snakes and crocodiles, and poison dart frogs. ये भाई साहब बहुत पॉइजनस फ्रॉग्स होते हैं, ठीक है। येलो कलर के फ्रॉग्स होते हैं, इनको अगर आप छुएंगे ना तो सांप काटने के बराबर है। ये बॉडी से पॉइजन रिलीज करेंगे, ठीक है। यू माइट, अ पर्सन माइट डाई, ठीक है। तो बहुत सारा आपको वैरायटी मिलता है यहाँ पे एनिमल लाइफ में, फौना में। फिश सच एज पिरानास, ये भी बहुत खतरनाक होते हैं। ये पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स भाई साहब पॉइजन रिलीज करते हैं अपने बॉडी से, और ऐसा माना जाता है कि इनका जो पॉइजन रिलीज है, दिस इज मच सिवियर देन मोस्ट ऑफ द पॉइजन विच आर रिलीज बाय स्नेक्स, ठीक है। ओके, पिरानास क्या होते हैं? पिरानास देखा है किसी ने? ठीक है, तो ऐसे फिश होते हैं जिनका ऐसे दांत होता है, ऐसे कटकटा से दांत होता है। अगर 10 पिराना किसी ह्यूमन बीइंग को पकड़ लें तो खत्म कर देंगे 10 मिनट में, 10 या 20 में। ये कॉलोनीज में मूव करते हैं, बहुत बड़ी कॉलोनी होती है इनकी, ऐसे साथ साथ मूव करते हैं। अगर किसी ह्यूमन बीइंग पे इन्होंने अटैक कर दिया, आधे घंटे में उस ह्यूमन बीइंग की हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, ऐसे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो दे आर वेरी डेंजरस। फिश सच एज पिरानास ईट एनिमल्स दैट एंटर द वाटर्स। पिंक फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स आर फाउंड हियर एज वेल। तो पिंक फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स भी मिलते हैं। Many species of insects live here, including the rhinoceros beetle and the bullet ant, which has one of the most painful insect bites in the world. तो bullet ant बोलते हैं, ये बहुत पॉइजनस होता है और बहुत दर्द करेगा अगर इसने काट लिया, ठीक है। Which has one of the most painful insect bites in the world. तो आपको बहुत सारे टाइप के एनिमल स्पीशीज यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। सेटलमेंट्स, अभी लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं, ठीक है। तो these are basically human life. This is concerned with human life. The rainforests are valuable sources of wood and used for constructing houses. Some families reside in unique beehive-shaped thatched houses. तो इस तरह के thatched houses हैं, ठीक है। While many live in spacious apartment-style homes known as malokas, ठीक है। Malokas are wooden homes with slanted roofs that allow rainwater to slide off. तो ये ऐसे rainwater भाई साहब ऐसे slide off हो जाता है, इस तरह के malokas में रहते हैं। तो maloka is basically a human settlement in Amazon basin. Amazon basin में this is a type of human settlement. Are we able to understand this बच्चा पार्टी, ठीक है। So this is basically a human settlement in Amazon basin. Okay, economy. Men in the rainforest hunt and fish while women focus on farming. People use slash and burn method to quickly clear forest for agriculture. This method involves the burning of forest which produces ash that makes the soil fertile, ठीक है। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कैसा होता है? देखो समझ लो, अगर आप भाई साहब यहाँ पे एग्रीकल्चर किया आपने, हो गया, अभी आप क्या करेंगे, पूरे को जला देंगे। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, आप आगे मूव करेंगे, यू विल बेसिकली मूव अहेड, ठीक है। तो स्लैश एंड बर्न मेथड टू क्विकली क्लियर फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। तो पहले क्या करेंगे आप, देखो यहाँ पे पहले एग्रीकल्चर जब करने आएंगे तो फॉरेस्ट रहेगा, बहुत सारे ट्रीज रहेंगे, हर्ब्स एंड सर्ब्स रहेंगे, कितना काटते बैठेंगे आप, तो सूख गए रहेंगे। आपने आग लगा दिया तो इतने जगह पे आग लग गई और ये जल गया, अभी यहाँ पे आप एग्रीकल्चर करेंगे। तो यहाँ पे स्लैश एंड बर्न मेथड टू क्विकली क्लियर फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। दिस मेथड इन्वॉल्व द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट विच प्रोड्यूसेस एश। इससे प्रोड्यूस होता है एश दैट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। Once the soil is no longer fertile, farmers slash and burn a new area of land and leave the old land fallow so that it regains its fertility. तो जैसे देखो यहाँ पे इस तरीके का है, समझ लो ये एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, ठीक है। इस फॉरेस्ट में इस एक एरिया में एग्रीकल्चर करना है, तो फार्मर्स यहाँ पे आएंगे और इस जगह को पूरा जला देंगे। तो ये हो जाएगा आपका स्लैश एंड बर्न, ये पूरा जला दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर किया, जब ये जलाते हैं तो यहाँ से जो एश प्रोड्यूस होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इट बेसिकली इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। देन व्हाट दे विल डू, आफ्टर अ ईयर और टू दे विल लीव इट, ठीक है, दूसरे एरिया में जाएंगे, दे विल मूव ऑन टू अ डिफरेंट एरिया। तब तक ये क्या हो जाएगा, फैलो। फैलो लैंड मतलब क्या होता है, जिसको हमने जंगल ग्रोथ के लिए छोड़ दिया है, अभी फिर से वहां पे प्लांट वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। तो ये फैलो लैंड में जंगल ग्रोथ अच्छा होगा भाई साहब, ठीक है, गुड जंगल ग्रोथ होगा। और अगर जंगल ग्रोथ अच्छा होगा सो इट विल रीगेन बैक इट्स फर्टिलिटी, तो इट विल रीगेन इट्स फर्टिलिटी, यहाँ पे इसका फर्टिलिटी भाई साहब बढ़ जाएगा, ठीक है। इट विल रीगेन इट्स फर्टिलिटी। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। So agriculture focuses on vegetables as well as on cash crops such as maize, coffee, rubber and cocoa, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इन सब चीजों पे फोकस करता है। कैश क्रॉप सच एज मेज, कॉफी, रबर एंड कोकोआ, cassava and starchy vegetables that look like a potato is eaten as a staple food along with meat and fish. Bugs such as queen ants are also eaten. लोग यहाँ पे ants भी खाते हैं, ठीक है। Okay, so these are basically okay. So अभी क्या हो रहा है भाई साहब, हमने देखा फ्लोरा, फौना और ह्यूमन लाइफ देखा।
अभी हम देख रहे हैं डेवलपमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट। तो डेवलपमेंट का इम्पैक्ट इस रीजन में क्या हुआ है? नोमैडिक ट्राइब्स बिलोंगिंग टू द अमेज़न बेसिन वंस लिव्ड इन इट्स थिकली कवर्ड फॉरेस्ट। नोमैडिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं ये कंटिन्यूअसली, अपने जानवरों को और अपने फैमिली को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं, तो नोमैडिक ट्राइब्स। टुडे मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल आर फार्मर्स लिविंग इन परमानेंट सेटलमेंट। दिस इज बिकॉज दे कैन नो लॉन्गर मेक अ लिविंग इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे अब फिर से ये फॉरेस्ट में कोई लिविंग नहीं बना पा रहे हैं। The Trans-Amazon Highway, built in 1970, allows more people to move into the Amazon basin and clear forest. ठीक है, तो ट्रांस अमेजन हाईवे बिल्ट हुआ है 1970 में। इससे से ज्यादा लोग क्या हो रहे हैं? मोर पीपल मूव इनटू द ट्रांस अमेजन बेसिन एंड क्लियर फॉरेस्ट। इन ब्राजील द सिटी ऑफ मनास located alongside the Amazon River has grown to be the largest city in the Amazon basin. ठीक है, तो Manaus is basically a developing city. Increasing cattle grazing and agricultural development has led to deforestation. काफी सारा deforestation हुआ है, soil erosion भी हुआ है, and air and water pollution भी हुआ है. Many different types of Amazonian flora and fauna have disappeared due to these factors. तो डेवलपमेंट के चलते ऐसे बहुत सारे स्पीशीज जो हैं फ्लोरा एंड फोना एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ठीक है, दे हैव गॉन एक्सटिंक्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।